किस सेवा में जाने की इच्छा है आपकी? बिहार एजुकेशन बिहार शिक्षा सेवा। जी सर। बहुत अच्छा। नई शिक्षा नीति क्या कहती है? क्या नई फोकस है? अच्छा ये बताइए कि वन कंट्री वन सिलेबस, जी अगर हम एक ही सिलेबस कर दें पूरे कंट्री में, जी तो इसके पक्ष और विपक्ष में आप क्या बताएं? अच्छा, ये जो नीट का एग्जाम होता है पूरे कंट्री में, इससे क्या फायदा लगता है आपको कि कुछ इससे इसमें डिफेक्ट जा रहा है नहीं इसका आपके अनुसार? मैं कमेंट सर। आइए, रिलैक्स होकर के सपोर्ट लीजिए पीछे। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? मॉक अच्छा इंटरव्यू में कभी आप शामिल हुए? नहीं सर, ये मेरा पहले बार है। पहला बार है। बीपीएससी में कभी दिया आपने? नहीं, ये पहला मेंस पहला इंटरव्यू है। पहला बार है। जी सर। चलिए, बीपीएससी में पहला बार भी हो और अंत बार हो, आप सफलता प्राप्त थैंक वहां से कीजिए। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से आपने किया यू जी सर। 2016 16 में। में। तो 16 से अभी तक क्या चल रहा है? 16 से अभी सर मैंने 2-3 साल, लगभग 3 साल मैंने एक एनजीओ में काम किया। फिर NGO उसके में बाद काम किया। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की 2020 से। प्रिपरेशन कब से आपने शुरू किया? 2020 से किया, 2020 कोरोना के से? पश्चात। 4 साल हो गया। जी सर। किस सेवा में जाने की इच्छा है आपकी? बिहार एजुकेशन बिहार शिक्षा सेवा। जी सर। बहुत अच्छा। नई शिक्षा नीति क्या कहती है? क्या नई फोकस है? नई शिक्षा नीति का मेन फोकस लर्निंग थ्रू एक्टिविटी पे है, और इसका मुख्य फोकस जो है सर जॉब लेड एजुकेशन पे है, जिसमें पर्यावरण शिक्षा पे भी जोर दिया गया है और वोकेशनल एजुकेशन पे भी प्राइमरी लेवल से प्रयास किया गया है, ताकि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इंडस्ट्रियल 4.0 जो नया औद्योगिक क्रांति हो रहा है उसके अनुरूप भारत के मानव संसाधन का विकास है। रीजनल लैंग्वेज पर क्या फोकस किया गया? त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया इसके तहत, जिसमें एक हिंदी के साथ साथ अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हिंदी, और अंग्रेजी के साथ साथ एक अन्य भाषा भारतीय भाषा को सीखने पर फोकस किया जाएगा। कितने साल का टारगेट रखा गया है कि इस साल तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे पूरे इंडिया में? सर एक्चुअल मुझे ईयर याद नहीं है, जहाँ तक मुझे ये है कि 100% इनरोलमेंट का टारगेट 2030 तक रखा गया है, और उसके बाद मुझे 35 ऐसे कुछ है। जी सर 30 देखिए, का पहले, सॉरी सर मैं डेट भूल रहा हूँ। देख लीजिएगा। शिक्षा मंत्री का नाम बता दीजिए देश के। वर्तमान में शिक्षा मंत्री, देश में कौन है शिक्षा मंत्री? सॉरी सर नहीं, बिहार का बता दीजिए। सॉरी सर मुझे शिक्षा सेवा जब आपने रखा है तो इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना होगा। बिहार में शिक्षा मंत्री कौन है? सुनील कुमार हैं, वहाँ धर्मेंद्र प्रधान हैं। जी श्री धर्मेंद्र प्रधान, वो पिछले कैबिनेट में थे, इस कैबिनेट में कौन है मुझे ध्यान नहीं है। देश जब स्वतंत्रता प्राप्त किया तो उसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, मौलाना जाकिर हुसैन, मौलाना कलाम। सॉरी सर मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। इस चीज़ पूरी देख लीजिए। जी सर, मैं अभी एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं अभी तैयार नहीं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एक नैतिक मानव का विकास करना है, जो समाज को अपने विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी योगदान दे सके। मेरे ख्याल से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है, जो समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सके और एक रोल मॉडल के रूप में समाज में खुद को स्थापित कर सके, ताकि लोग उन्हें देख के शिक्षा के प्रति और। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमी नजर आती है आपको? जी सर, मुझे 3 स्तर पे कमी नजर आती है। बताइए, पॉइंट्स खाली बताइए। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्तर पे कमी है, दूसरा गुणात्मक स्तर पे कमी दिखाई देती है, जहाँ पे शिक्षा अभी भी हमारे यहाँ जो नई शिक्षा नीति है और पुरानी शिक्षा नीति में काफ़ी गैप नज़र आता है। कुछ अच्छाइयाँ बताइए। अच्छी बात यह है कि बिहार में खासकर पिछले 1 दशक में इनरोलमेंट स्तर पे काफ़ी वृद्धि हुई है। लगभग 100% के आसपास प्राथमिक स्तर पे इनरोलमेंट पहुंच गया और महिलाओं का काफ़ी तेजी से इसमें समावेशन हुआ है। कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है? 2 साल में? पिछले 2 साल में लगभग 2 या 2.25 लाख टीचर्स की अचीवमेंट हुआ है ना? जी सर, ये अचीवमेंट है बिहार का। ठीक है। बड़ा अजीब नाम है आपका। जी सर। क्या अर्थ होता है इसका? सर इसका एग्जैक्ट कोई अर्थ तो नहीं है, पर ये नाम जो मुझे मिला है ये मेरे माता और पिता के नाम को जोड़ के बनाया गया है। अच्छा। और मैंने जहाँ तक सर्च किया, इसका अर्थ ये है कि एक जीवन देने वाला जीव, पूरा जीव। जी जीव। अच्छा, एनजीओ में काम किया। जी सर। ये FCRA वहाँ होता है, क्या है? FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जो विदेशी चंदा जो होता है उससे जो प्राप्त होते विदेशी चंदा, उसको रेगुलेशन के लेकर भारत सरकार एक का अधिनियम है। इसको लेकर के कोई कंट्रोवर्सी भी है? जी सर, पिछले साल ये
मतलब कि काफ़ी सारे एनजीओ को बैन किया गया था फॉरेन, मतलब कि जितने भी फंडिंग मिल रहे थे उन आधार पे लगभग कई हज़ारों एनजीओज पे कार्रवाई की गई थी। एग्जैक्ट आप नंबर क्या काम करते हो? एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा था। मैं उनको 3 स्तर पे काम कर रहा था। एक तो बच्चों को पढ़ाना 8वीं क्लास तक के बच्चों को, उसके बाद वहाँ जिस स्लम में मैं पढ़ाता था वहाँ बच्चों में 2 समस्या सबसे ज़्यादा देखी गई। एक तो नशा, काफ़ी ज़्यादा बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तो उस बारे में हम लोगों ने जागरूकता अभियान भी चलाया। फिर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को लेकर, गुड टच बैड टच को लेकर हमने पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को में भी जागरूकता बढ़ाई। फिर उन लोगों के और जो लाइफ स्किल्स होते हैं, डांसिंग, पेंटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इन सब के बारे में उन लोगों को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया था। क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा उसका? रिजल्ट काफ़ी अच्छा हुआ। जैसे नशा मुक्ति के संबंध में जो माँ बाप अपने बच्चे को, एक अजीब प्रवृत्ति ये देखी गई थी, मुझे जहाँ तक लगता था कि बच्चे को ज़बरदस्ती कोई और भेजते होंगे, लेकिन वहाँ एक देखा गया कि माँ बाप भी बच्चे को देख भीख मांगने के लिए भेजते थे, जिस चक्कर में बच्चे भी नशा के चक्कर में आ जाते थे। तो जब मैंने समझाया या हम लोगों ने एनजीओ ने वहाँ काम किया तो इस प्रवृत्ति में कमी आई, और हाँ, वहाँ के सरकारी स्कूलों में उस स्लम से बच्चों में तो आप काफ़ी बता ज़्यादा रहे थे दिन से भीख मांगने के लिए बच्चों को, ये जी। बेगिंग को लेकर के इंडिया में क्या स्थिति है? सर एक तो लीगली ये प्रोहिबिटेड है बेगिंग, भीख मांगना, और भिखारी को भीख देना भी ये माना जाता है। लेकिन अगर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखा जाए और जिस स्तर पे अभी गरीबी का उन्मूलन उस स्तर पे नहीं हुआ है, तो बेगिंग एक अभी सामाजिक के साथ साथ एक नैतिक समस्या के रूप में भी रिहेबिलिटेशन को लेकर सरकार की क्या योजना है, सरकार क्या कर रही है? रिहेबिलिटेशन को लेकर नशा मुक्ति के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर नहीं, रही मैं है तो सर। बेगिंग के बारे में, सॉरी सर, उसके बारे में अभी मुझे आपने बताया। जी सर। अच्छा ये बताइए कि वन कंट्री वन सिलेबस, जी अगर हम एक ही सिलेबस कर दें पूरे कंट्री में, जी। तो इसके पक्ष और विपक्ष में आप क्या बताएं? पक्ष में ये होगा कि एक सामान्य पाठ्यक्रम नीति से संपूर्ण भारत में एक सामान्य शिक्षा प्रणाली का विकास होगा। खासकर जब 12th के बाद जब यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन में, पहले अब तो एक परीक्षा होती है जो यूजीसी की, तो वो दिक्कत कम होगी। और एक समान शिक्षा नीति से ये होगा कि जो गैप है राज्य स्तर पर, राज्य बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो एक गैप है वो फुलफिल होगा। और इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि ये विविधता के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सभी राज्य की संस्कृति, वहाँ की शिक्षा का नीति अलग अलग है, और शिक्षा क्योंकि संवर्धित सूची का विषय है। अब्दुल कलाम जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका कहना यह था कि सिलेबस तो एक होना चाहिए पूरे कंट्री में, जी ताकि माइंडसेट हमारा एक तैयार हो। जी खास करके मदरसा को भी लेकर के वो बोला करते थे। जी। तो आपको क्या लगता है कि उनका जो सोच था वो सोच सही था, या कि उस पर अब सर जरूर सर, उनका सोच सही था, पर मुझे लगता है कि एक मॉडल एक्ट होना चाहिए शिक्षा को लेकर। एक न्यूनतम पैरामीटर्स ये करना चाहिए केंद्र के स्तर पर, उन्हें राज्यों द्वारा फॉलो ठीक है, करना सर। चाहिए। राइट ऑफ एजुकेशन क्या है? राइट ऑफ एजुकेशन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का ये प्रावधान करता है, निःशुल्क और अनिवार्य प्रावधान जो अच्छा, ये जो नीट का एग्जाम होता है पूरे कंट्री में, इससे क्या फायदा लगता है आपको कि कुछ इससे इसमें डिफेक्ट जा रहा नहीं, इसका है आपके अनुसार? मुझे तो इसका लाभ ज़्यादा लगता क्या है। लाभ लग रहा है? लाभ ये होता है कि देश के बेस्ट टैलेंट चुन के आते हैं इसमें, और मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवा के लिए होते हैं। पहले भी तो आते थे बेस्ट, जी सर। एम्स अपना अलग चीज लेता था, एग्जाम लेता जी था, सर। उसमें तो पूरे कंट्रीज का और एग्जाम होता था। उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे कई स्टेट्स के और कई संस्था के बार बार एग्जाम देते थे, तो ऐसे में उनको परेशानी होती थी। ऐसे में पूरे भारत में एक एग्जाम होने से बच्चों के पास एक विकल्प भी बढ़ा है, और संस्था के पास भी बेस्ट टैलेंट को अपने पास लाने का मौका भी मिला है। इसका क्या डिमेरिट्स भी कुछ आपको नजर आ रहा है? डिमेरिट्स तो अभी फिलहाल जो घटनाएं हुई है पेपर लीक को लेकर, उसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता। हालांकि ये एक इम्प्लीमेंटेशन का कमी है, लेकिन नीट के एग्जाम के स्तर पे ये काफ़ी अच्छा प्रयास है एक एग्जाम। अभी बिहार में मद्य निषेध है जी सर। है ना? जी। क्या इसमें आपका क्या राय है? मद्य निषेध लागू है पूरी अच्छी तरह से कि क्या उसमें कमियां हैं? कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? सर मुझे अगर ये आपका एक्साइज में पोस्टिंग हो जाए जी। तो आप इसको कैसे और अथी करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे? मद्य निषेध कितना प्रभावी हुआ है ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे काफ़ी इसका प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा है। खासकर सामाजिक और महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव काफ़ी सकारात्मक रहा है। हालांकि इनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर थोड़ी समस्याएं हुई है कि अवैध रूप से शराब जब्त होते हैं बड़ी मात्रा में, और बॉर्डर पार जैसे बंगाल, झारखंड या नेपाल के थ्रू बिहार में शराब सप्लाई होती है। इनको मैं रोकने का कोशिश करूंगा। और जो भी कैसे रोकेंगे आप? एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करके
कि ताकि कोई अवैध ये ना, और ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करके लोकल इंटेलिजेंस, क्योंकि लोकल के पास काफ़ी ज़्यादा जानकारी होती है कि शराब कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो लोकल इंटेलिजेंस को मैं मजबूत करके उस पर काम करके करूँ। अच्छा, ये राजस्व पदाधिकारी की क्यों जरूरत है? बिहार में, क्योंकि बिहार अभी एक डेवलपिंग स्टेट के रूप में है और बिहार अन्य राज्यों के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर बिहार में राजस्व की उगाही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में धन का खर्च करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा। तो ये तो कोई भी उगाही कर सकता है, दूसरे भी पदाधिकारी से उगाही करा। जो राजस्व पदाधिकारी की क्या जरूरत पड़ गई, राजस्व और क्या क्या पदाधिकारी इनका के पास, फंक्शन है? एक तो एक फंक्शन आप मान सकते हैं, और क्या क्या इनकी ड्यूटीज है? मुझे लगता है इनकी जो आर्थिक विशेषज्ञता होगी और जो इनके पास कर के क्षेत्र कहाँ कहाँ से कर की उगाही हो सकती है और कितने दर पे कर को उगाना राज्य के लिए सही रहेगा और कर का आधार बढ़ाने में इनकी भूमिका हो सकती है। ये सर्वे क्या है? ये सर्वे लैंड सर्वे होता है? जी सर, क्या है इस? अभी भूमि सर्वे चल रहा है भूमि का मापन को लेकर, ताकि भूमि से संबंधित जो भी बिहार में लिटिगेशंस है उनके कमी किया जा सके, बिहार सरकार के जो भी भूमि पे दावे हैं उनको सशक्त किया जा सके, और जो भी निजी संपत्ति हैं उनसे संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए अभी अद्यतित भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज किया जा रहा है। चलिए सर। तो हम लोगों ने 15 मिनट लगभग बात की है आपसे राजीव। जी बढ़िया है, स्टडी बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, कॉन्फिडेंस है आप में, एक्सप्रेशन बढ़िया है। रिवीजन जारी रखिए, अखबार वगैरह रोज देखते रहिए, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज वगैरह देखते रहिए। इंडिया विंस फ्रीडम जी सर। एक पुस्तक है, जी सर, नाम सुना है कभी? नाम सुना है, राइटर किसने का लिखा? नाम मुझे याद। किसने लिखा है? उनका नाम अभी हो चुका है, अभी उसकी चर्चा में उसके नाम बताया गया है। शायद कोई डॉक्टर जाकिर हो, मौलाना कल, सॉरी सर मैं नाम याद नहीं कर पा रहा। अब्दुल कलाम आजाद। आजाद। फ्रीडम याद रखिए, ऐसे विभूतियां जो देश की हुई हैं ना, जी याद रखना चाहिए। अच्छा, आपका वीकनेस क्या है ऐसे तो इस पूरे इंटरव्यू का वीकनेस? मतलब एक तो मैं पूरी तरह प्रिपेयर होकर नहीं आया था, मुझे जो लोग अभी तो मैं थोड़ा कंफर्ट महसूस किया, जैसे सवाल आए मुझे लगा कि ग्रेजुएशन से रिलेटेड, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़े हुए काफ़ी साल हो गया तो उसमें मैं फंस सकता हूँ, तो पर वैसा कोई सवाल आया नहीं। तो आप बताएंगे तभी उनको पता चलेगा जी, कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होगा नहीं। लेकिन इस अभी तक जो इंटरव्यू लिया गया उसमें आपको अपना वीकनेस क्या लगा? मुझे लगा थोड़ा हिचक रहा हूँ बोलने में, थोड़ी मैं आपको बता घबराहट देता हो हूँ। पॉजिटिव पॉइंट बता रहा हूँ। जी बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा था, पोस्चर अच्छा था, गेस्चर अच्छा था, कम्युनिकेशन अच्छा था। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया और अंत में सर ने भी जो पूछा था तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग आप कर सके, वो आपका बढ़िया था। ओपिनियन भी जो आप दे रहे थे वो एकदम बैलेंस दे रहे थे, जैसे शराब के बारे में सर ने पूछा था आपसे, है ना, वहाँ पर भी जो आपका आंसर आया वो बड़ा ही बैलेंस्ड आया। ने कमी को भी बताया, लेकिन बहुत तरीके से बताया। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है। मुझे लगता है कि आप एकदम तैयार हैं, और जो आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप करते रहिए, थोड़ा बीच बीच में मौक दे दिया कीजिए। मुझे लगता है आप एकदम ठीक हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। और आप डरे भी नहीं, बड़ा निर्भीकता के साथ सही बात को आपने रखा भी और बड़ा बैलेंस तरीके से रखा। मैं तो बहुत गौर से सुन रहा था आपको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछा था, रेस्ट तो हम इधर उधर घुमा रहे थे कि वन कंट्री वन सिलेबस के बारे में, है ना। वहां पर भी जो आप बात कर रहे थे बड़ा बैलेंस्ड बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे लगा आपका सोचने का तरीका, तो यही चीज जो है ना देखा जाता है। शिक्षा नीति पर भी आपने बढ़िया बताया। हाँ, बढ़िया। तो आपका ये पोटेंशियल है, आप में क्वालिटी है, तो आप नर्वस नहीं होइए, एकदम पॉजिटिव रहिए, और जैसे आप अभी हैं ऐसा ही परफॉर्म वहां भी करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।